और दूसरा, उन्होंने वीडियो के एंड पे अपील ना 2 लोगों से की है। उसकी वजह ये बहुत जबरदस्त बात है। ये है कि ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो समझते हैं कि पाकिस्तान में 3 ही लोग हैं, फवाद खान, मायरा खान और दहशतगर्द, बस। इंडिया को बाकी ये लगता है कि पाकिस्तान में 3 तरह के लोग हैं, फवाद खान, मायरा खान और दहशतगर्द, बस। माहिरा खान और फवाद खान सवाल करें पाकिस्तान की सरकार से कि क्यों आप आतंकियों को ठिकाने फराहम करते हैं। अच्छा, अब आर्ग्यूमेंट्स पे आ जाएं। ये सिर्फ आप अगर समझते हैं ना कि मैं ट्रॉल कर रहा हूँ, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, बिकॉज आई विल नेवर गो डाउन टू द पेटी लेवल ऑफ ट्रॉलर्स। आई विल ऑलवेज सब्सटेंशिएट माई केस रैशनली विद रीजन। और इसलिए उन्होंने शक्ल देखो उसने क्या बनाई है, क्योंकि बहुत कम लोग ये करते हैं, बहुत कम लोग रीजन के साथ बात करते हैं। इसी इंटरव्यू में जब उनसे दोबारा पूछा गया कि आप अपनी कोई पसंदीदा किताब तो बताएं, तो उन्होंने पता है किस किताब का नाम लिया? टिमोथी फेरिस की 4 आवर वर्क वीक, 4 घंटे हफ्ते में काम। बेसिकली बुक रिकमेंडेशंस दे दो। अभी जैसे मैंने ये बुक पढ़ रहा हूँ 4 आवर वर्क वीक। इस किताब को पढ़ने पर जो पहली बात मेरे दिमाग में उस वक्त आई थी वो ये कि अगर ये किताब हर शख्स के लिए है जो कि होनी चाहिए, तो क्या वो लोग जिन्हें मैंने अगर हायर किया है और जिनकी कॉस्ट पर मैं चिल करूँगा, अगर उन्होंने भी इसी फॉर्मूले पर, इस किताब के फॉर्मूले पर अमल शुरू कर दिया, तो उन्होंने भी आगे आउटसोर्स कर दिया, तो ये यूं ही है कि आज राहत फ़तेह अली खान सोचें कि मैं अपना म्यूज़िक और गुलकारी दोनों आउटसोर्स करता हूँ और खुद चिल करूँगा और सिर्फ अपीयरेंस के लिए, मॉडलिंग करने के लिए स्क्रीन पर आ जाया करूँगा क्योंकि मैं तो बहुत मशहूर हूँ। यकीन यार ये ध्रुव राठी ने किसको छेड़ दिया है यार। आजकल ध्रुव राठी की बड़ी बैशिंग हो रही है पाकिस्तान में, जब से उन्होंने वो वीडियो की है पाकिस्तान के खिलाफ, और जिसके अंदर उन्होंने अजीब अजीब तरह के कोट्स डाले हैं इंडियन मीडिया के, जिसके वो आप खुद खिलाफ है। तो उन क्लासेस के अंदर, उन बैशेस के अंदर सैयद मुजम्मिल शाह बहुत ज़बरदस्त उन्होंने वीडियो की, और अभी अभी फैसल वड़ाई साहब की वीडियो आई है, मैंने अभी थोड़ी सी देखी है। एंड देन बीच में मैंने सोचा कि यार इस पर साथ साथ रिएक्शन वीडियो क्यों ना बनाई जाए। चले आए मिलकर देखते हैं ज़रा फैसल वड़ाई साहब ने ध्रुव राठी के साथ किया क्या है। कैसे हैं साथियों, मैं फैसल वड़ाई। जिस वक्त इंडियन यूट्यूबर दारोग राठी ने पाकिस्तान के खिलाफ बिल्कुल बेसरोपा झूठी वीडियो पब्लिक की, मैं एक पॉडकास्ट की तैयारी में था। मुझे किसी ने वीडियो शेयर की और कहा कि इसे देखो। बाय द वे, मैं पहले भी दारोग राठी के फर्स्ट पेज रिसर्च मेथड का फ़ैन नहीं था, लेकिन मैंने इसे एक अच्छा वीलॉगर ज़रूर समझ रखा था। तो अगर ये फैसल वड़ाइच कहेगा ना कि मैं किसी के रिसर्च का फ़ैन नहीं हूँ, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि फैसल वड़ाइच आप खुद बहुत बड़ा रिसर्चर है। मगर इस प्रोपेगेंडा वीडियो ने तो मेरा सर ही चका दिया कि इसे क्या हो गया है, ये तो अच्छा खासा हुआ करता था। आखिर इसने पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम के लिए उसी मीडिया का सहारा क्यों लिया जिसे वो खुद गोदी मीडिया कहता रहा। इसी दौरान ये भी उसने इतनी वीडियोस की हुई हैं इंडियन मीडिया के खिलाफ और मोदी मीडिया के खिलाफ, और उसने उस वीडियो में सारे इंडियन रेफरेंसेस डाले। दिस वाज अ कॉन्ट्ररी मेथड। जब मेरी ट्विटर पर नज़र पड़ी तो मैंने वहाँ भी देखा कि इन्होंने उधर भी पाकिस्तान मुखालिफ मुहिम चला रखी थी कि सब इनके फैंस भागे भागे जाएं और इनकी वीडियो का लिंक कॉपी करें और एज एन एविडेंस FATF के हैंडल से रीशेयर करें, ताकि पाकिस्तान पर 25 करोड़ लोगों की आबादी के मुल्क पर पाबंदियाँ लगवाई जा सकें। वैसे आपस की बात है, ये बड़ी ही घटिया बात की ध्रुव राठी साहब ने। वो अपने फॉलोअर्स को एज अ वेपन यूज़ कर रहे थे और फिर बीच में इश्तिहार दे रहे थे कि आए आप मेरी क्लास ज्वाइन करें, AI मास्टर क्लास। इनके इस वीलॉग पर मुझे शदीद दुख हुआ और गुस्सा भी आया कि इतने बड़े हमसाया मुल्क से इतनी दुश्मनी और इतनी नफरत कि इस मुल्क पर सैंक्शंस के लिए ये शख्स, ये साहब इस लेवल तक आ गए हैं कि अपने फॉलोअर्स को पुश करने लगे हैं। इसके लिए ये अपने साबित मुखालफिन BJP और हिंदुत्ववाद तक को खुश करने के लेवल पर आ चुके हैं। यहाँ तक आने पर बधाई हो आपको। तो खैर, बधाई हो दोस्तों, मैंने फौरी तौर पर इनकी वीडियो की खामियां एक तवील ट्वीट में लिखी और इसे रीकोट ट्वीट कर दिया, जिसे लाखों लोगों ने देखा और 11,000 के करीब दोस्तों ने लाइक भी किया। शायद मैं इससे आगे ना बढ़ता अगर मौसूफ ने अपनी इस वीडियो के आखिर में रजनीकांत बनने की कोशिश ना की होती।
ये ना कहा होता कि मुझ में तो बहुत हिम्मत है, आप भी पाकिस्तानियों हिम्मत करके अपनी हुकूमत से फलां और फलां सवाल करें। ये एक ध्रुव राठी का कितनी बड़ी मिसकैलकुलेशन थी। उसको लगता है कि पाकिस्तान में कोई बंदा अपनी हुकूमत से सवाल नहीं करता। यार आप पता नहीं, आपके रिसर्च में इतने होल्स हैं कि मतलब अजीब सी बात है, और आपके अराउंड 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं। हिम्मत करो अपनी सरकार से सवाल करने की, सवाल करो अपनी सियासत से। पाकिस्तान एक आतंकी देश क्यों बन रहा है? यहाँ मैंने ज़रूरी समझा कि एक तफसीली जवाब इनको और अपनी ऑडियंस को ख़ास तौर पर देना चाहिए। ऐसा जवाब जिसमें मैं इनके खिलाफ बाइकआउट का मुतालबा आप लोगों से बिल्कुल नहीं करूँगा, क्योंकि हम वो लोग नहीं हैं, और ना ही मैं इंडिया के 1.5 अरब लोगों को कोई ताना दूंगा, क्योंकि हम उनको अपनी तरह के इंसान समझते हैं। मेरी सारी गुफ्तगू इन साहब से और इनके दीगर साथियों देशभक्त मेजर गारो वारिया, जनरल बख्शी और अरुणाब गोस्वामी के लिए है, और इन जैसे दूसरों के लिए, और जनरल मोदी के लिए भी है, जो कि अब फौजी वर्दी में मुख्तलिफ पोस्टर्स में नज़र आ रहे हैं। एक तो ये जो डेमोक्रेसी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं ना, उनको वर्दी जो है ना वो कहीं पे भी बहुत खटकती है। तो फैसल वडाइच ने जो ये पॉइंट पुट अप किया ना, शोज द अमाउंट ऑफ लव दैट ही हैज फॉर डेमोक्रेसी। बहुत सी बात तो दोस्तों मैंने अपने ट्वीट में ही कर दी थी कि इनके तमाम रेफरेंसेस इनके अपने अखबारात से हैं और उनमें भी सोर्सेज से बातें की गई। सो मैं उन पॉइंट्स को रिपीट नहीं करूंगा, इससे आगे की बात करूंगा। इन साहब ने 19 मिनट 40 सेकंड पर अपने भाषण का सबसे बड़ा झूठ बोला। कोट एंड कोट ये कहते हैं कि पाकिस्तान में पावर हंग्री पॉलिटिशियंस इंडिया से बेवजह लड़ाई करते हैं, मसल्स दिखाते हैं, और इसी बहाने पाकिस्तान के डिक्टेटर बन जाते हैं। ये एक इतनी बड़ी मिसकैलकुलेशन है, क्योंकि इंडिया में यूँ होता है तो इंडियंस को लगता है कि पाकिस्तान में भी यूँ होता है। पाकिस्तान में लिटरली कोई पॉलिटिशियन इंडिया का फ्यूल यूज़ नहीं करता इलेक्शन जीतने के लिए। हार्डली किसी पॉलिटिशियन को आप यू विल लिसन कि वो इंडिया के खिलाफ कोई बात कर रहा है अपने किसी कैंपेन के अंदर। तो ये इंडियंस को ये बहुत बड़ी गलत फहमी है। अब बात यह है कि अगर इस भाई ने पाकिस्तान की मॉडर्न हिस्ट्री को ज़रा सा भी देखा होता, मॉडर्न हिस्ट्री पर एक किताब भी पढ़ी होती, तो ऐसा यकीनन ना कहते, क्योंकि पाकिस्तान में पिछले 25 साल में एक भी सियासी हुकूमत तो क्या, एक भी MNA और MPA तक इंडिया से जंग के नारे पर नहीं आया, और ना हुकूमत आई है और ना ही इस नारे पर गई है। पाकिस्तान में अब एंटी इंडिया रेटरिक बिकता ही नहीं है, लेकिन इनकी हुक्मरान जमात बीजेपी का सारा वोट बैंक ही एंटी पाकिस्तान और एंटी मुस्लिम इमोशंस पर है। पहले एंटी मुस्लिम फिर एंटी पाकिस्तान, जबकि इधर हमारे यहाँ सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान में इंडिया से लड़ाई पर नहीं, दोस्ती पर सियासी और इंटेलेक्चुअल इत्तेफाक हो चुका है। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने सिखों के लिए कॉरिडोर खोला था, और इमरान खान उस वक्त वज़ीर आज़म थे। जनरल बाजवा तो इंडिया से तिजारत की बातें करते थे। नवाज शरीफ जब भी प्राइम मिनिस्टर बने, पहले उन्होंने वाजपेयी को अपने दूसरे दौर में, और उसके बाद बार बार नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान आने की दावत दी और उनसे मुलाकातें करते रहे। पाकिस्तानी इस लिहाज से बहुत ओपन रहे शुरू से। हमने शुरू से दावतें दी है, हमने शुरू से इंकरेज किया है कि डायलॉग होना चाहिए इंडिया के साथ, शुरू से उनसे राब्ते उन्होंने बहाल रखे। लेकिन भाई को इनमें से किसी बात का इल्म नहीं, क्योंकि वो फखरिया कहते हैं कि वो कोई किताब नहीं पढ़ते, बल्कि गूगल करते हैं और ब्लॉग पोस्ट आर्टिकल से मदद लेते हैं। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं आ रहा तो आप ज़रा उनका साउंड बाइट सुनिए, वो अपने इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं। लेकिन फैसल वडाइच साहब की रिसर्च जब आपको दिखाई देगी, ये फैसल वडाइच साहब है, आपने इनको छेड़ दिया। एक्चुअली कोई सच बताऊं तो कोई इतना डायरेक्टली मैंने कोई इतनी किताबों से इन्फ्लुएंस नहीं लिया, या फिर डायरेक्टली किसी एक पॉडकास्ट या एक वीडियो से। जब भी मुझे किसी पर्टिकुलर चीज़ के बारे में सर्च करना होता है तो आई यूज़ गूगल सर्च। इसी इंटरव्यू में जब उनसे दोबारा पूछा गया कि आप अपनी कोई पसंदीदा किताब तो बताएं, तो उन्होंने पता है किस किताब का नाम लिया? टिमोथी फेरिस की 4 आवर वर्क वीक, 4 घंटे हफ्ते में काम। बेसिकली बुक रिकमेंडेशंस दे दो। अभी जैसे मैंने ये बुक पढ़ रहा हूँ 4 आवर वर्क वीक। कैसा फिर? फैसल वडाइच साहब नॉट कमिंग स्लो एट ऑल। बहुत गुस्सा चढ़ा और बाकी इससे ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था कि वो एक सेल्फ हेल्प बुक बताएगा। ये कितनी एक बचकाना बात है। हालांकि ये एक मैनेजमेंट की सेल्फ हेल्प बुक है, इसका हिस्ट्री से, पॉलिटिक्स से, फिलॉसफी से दूर का भी ताल्लुक नहीं।
इंटरव्यू लेने वाला और देने वाला यकीनन दोनों इस बात से मुकम्मल बेखबर थे कि जब एक पॉलिटिकल कमेंटेटर से, एक सियासी तज्जिया करने वाले से किताबों का पूछा जाता है तो इससे मुराद सेल्फ हेल्प बुक्स नहीं होती, इससे मुराद पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी या हिस्ट्री की वो किताबें होती हैं जिन्हें पूछने और बताने की एक वजह होती है, और वो वजह ये कि दुनिया जान सके, देखने वाले जान सकें कि वो अपने पॉलिटिकल थॉट्स को तरतीब देने के लिए क्या पढ़ रहे होते हैं। 4 आवर वीक तो ऐसी किताब नहीं। पाकिस्तान में वजाहत मसूद साहब, शहजाद व्यास हमारे दोस्त, सैयद मुजम्मिल, डॉक्टर तैमूर समेत तमाम हमारे दोस्त, ज़्यादातर दोस्त अपनी वीडियोज़ में आपको जाबजा किताबों के रेफरेंसेस देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। हमारे कई इस तरह के कंटेंट प्रोड्यूसर्स हैं जो कि डायरेक्टली किताबों के रेफरेंसेस देते हुए आपको नजर आएंगे, और आपको इंकरेज करना चाहिए इस तरह के लोगों को। और दूसरी तरफ आप देखें ध्रुव राठी, वो कर क्या रहा है, रेफरेंसेस भी गलत और उसके फॉलोअर्स भी देखें कितने हैं। लेकिन ये सब किताबें पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी या हिस्ट्री की होती हैं। आप हमारी सीरीज़ भी देखिए जिनमें बेशुमार किताबों के रेफरेंसेस हैं, बल्कि हमने तो 100 किताबों पर, तारीख़ी किताबों पर डॉक्यूमेंट्री सीरीज़ भी शुरू कर रखी है। लेकिन ये तमाम किताबें वो हैं जिन्होंने तारीख़ में किरदार अदा किया है, या चंद एक वो नॉवेल्स हैं जो पॉलिटिकल और सोशल फ़िलासफ़ी पर या उस बैकग्राउंड में लिखे हैं। ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आई वुड सजेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप जाके फैसल राइज साहब का काम देखें, खासतौर पर किताबों वाला, हिस्ट्री का। इनकी फेवरेट 100 किताबें हैं जिसमें इन्होंने रिव्यूज़ किए हैं। बहुत ज़बरदस्त काम है फैसल वराइज का। सो ऑल दिस कमिंग फ्रॉम फैसल वराइज साहब मीन्स अ लॉट। वैसे आपको बताऊं कि जब 2007-8 में, 2007-8 में टिमोथी फेरिस की ये किताब 4 आवर वीक आई थी तो इसकी बहुत मार्केटिंग हुई थी। मैंने भी इसे पढ़ा था कि देखें क्या ख़ास बात है। लो जी, फैसल वराइज साहब जो है ना, वो उसकी फेवरेट बुक का मर्डर करने लगे लगता है इसमें। लेकिन बहुत मायूसी हुई क्योंकि तकरीबन 400 सफ़ात पर फैली इस किताब का, 400 से कुछ कम सफ़े थे, इस किताब का बड़ा हिस्सा गैर ज़रूरी डिटेल्स पर था, जैसे कोई शख्स अपने आने जाने की तफसीलात ज़्यादा बताता है। ये सारी किताब एक जुमले में बहरहाल समझी जा सकती थी, और वो एक जुमला था, अपना काम आउटसोर्स कर दो, खुद थोड़ा सा वक्त निगरानी के लिए रखा करो और चिल करो। 4 आवर वर्क वीक। इसके पीछे की सारी साइंस ये थी कि काबिल बंदे तलाश करने में थोड़ा वक्त लगाएं और अपना काम उन्हें सौंप कर सिर्फ 4 घंटे में उन्हें मैनेज किया करें। इस किताब को पढ़ने पर जो पहली बात मेरे दिमाग में उस वक्त आई थी वो ये कि अगर ये किताब हर शख्स के लिए है जो कि होनी चाहिए, तो क्या वो लोग जिन्हें मैंने अगर हायर किया है और जिनकी कॉस्ट पर मैं चिल करूँगा, अगर उन्होंने भी इसी फॉर्मूले पर, इस किताब के फॉर्मूले पर अमल शुरू कर दिया, तो उन्होंने भी आगे आउटसोर्स कर दिया, तो ये यूं ही है कि आज राहत फ़तेह अली खान सोचें कि मैं अपना म्यूज़िक और गुलकारी दोनों आउटसोर्स करता हूँ और खुद चिल करूँगा और सिर्फ अपीयरेंस के लिए, मॉडलिंग करने के लिए स्क्रीन पर आ जाया करूँगा क्योंकि मैं तो बहुत मशहूर हूँ। यकीन यार, ये ध्रुव राठी ने किसको छेड़ दिया है यार। यकीन करें, अगर राहत फ़तेह अली खान ऐसा करेंगे तो वो दूसरे दिन चाहत फ़तेह अली खान बन जाएंगे। शोहरत तो होगी लेकिन किसी और किस्म की। आप यकीन माने, हमने कभी इनकी ये साइड नहीं देखी फैसल वराइज साहब की ये साइड हमने कभी नहीं देखी। इन साहब ने लगता है कि इस किताब पर मुकम्मल अमल कर लिया है और अब सिर्फ स्क्रिप्ट्स पर मॉडलिंग के लिए आते हैं, पॉलिटिकल कमेंट्री के लिए चाहत फ़तेह अली खान बन चुके हैं। इसीलिए इनकी वीडियोज़ में लेज़ी रिसर्च और वीक रेफरेंसेस होते हैं। मुझ पर, मेरी टीम पर यार लोग एतराज़ करते हैं कि हम जल्दी वीडियो क्यों नहीं लाते। हाँ जी, सही बात है। ये जो काम ठीक से जो काम करते हैं ना, उन सब पे ये एतराज़ होता है कि जी आप जल्दी क्यों नहीं करते। जाहिर है इसलिए कि मुझे अपने स्क्रिप्ट पर काम करना होता है, फिर इसे रीचेक और रिफाइन करना होता है। अगर ये दोनों काम मैं भी आउटसोर्स कर दूं तो काम तो जल्दी हो जाएगा लेकिन मेरा क्राफ्ट ख़त्म हो जाएगा। ये बात मेरी कमिटमेंट को और मेरी अपने देखने वालों से कमिटमेंट को और उनसे अपनी ईमानदारी को कमज़ोर करेगी, इसीलिए मैं ये नहीं करता। आप इनकी शक्ल देखे हो, कह रहे हैं इसलिए मैं ये नहीं करता। बिल्कुल ठीक करते हैं आप, मैं आपके साथ हूँ। तो खैर दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और इनकी इसी पाकिस्तान दुश्मनी पर मबनी वीडियो का एक और बड़ा फॉल्ट देखते हैं। 20वें मिनट के शुरू होते ही मौसूफ फरमाते हैं कि पाकिस्तान में कोई भी हुक्मरान अपना वक्त पूरा नहीं कर सका, कोई कत्ल कर दिया गया, किसी को वक्त से पहले निकाल दिया गया। बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमसे ज़्यादा इस पर किसने एतराज़ किया होगा। हमने पाकिस्तान हिस्ट्री पर इसी तरह की सीरीज बनाई। लेकिन पहली बात तो ये कि जो भी प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में हटाया गया, उसकी जगह कभी भी हज़ारों इंसानों का कातिल प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया। जैसा
ये मोदी साहब की बात कर रहे हैं। ही इज नोन फॉर टू बी द बुचर ऑफ गुजरात। इसने बहुत लोगों को मरवाया था जब ये सीएम था गुजरात का। कि आपके यहाँ नरेंद्र मोदी हजारों इंसानों का कातिल प्राइम मिनिस्टर नहीं बनाया गया, जैसा कि आपके यहाँ नरेंद्र मोदी को मुसलसल तीसरी बार बनाया गया है। फिर ये कि अगर पाकिस्तान में हुक्मरानों के टॉप सियासी लीडर्स का मारा जाना आपके मुताबिक इसलिए है कि यहाँ पर आतंकवाद की सपोर्ट है, तो भाई आपको एक हिस्ट्री लेसन की अशद ज़रूरत है। आपके लिए एक हिस्ट्री लेसन, स्पेशली फ्रॉम फैसल राइट साहब, अ हिस्ट्री लेसन फॉर ध्रुव राठी है मेरे पास। आपके यहाँ इससे ज़्यादा गंभीर सूरत हाल है। पाकिस्तान में लियाकत अली खान 1, जुल्फ़िकार अली भुट्टो 2 और बेनज़ीर भुट्टो 3 टॉप सियासी लीडर्स मारे गए हैं, 2 डायरेक्ट और 1 अदालती कत्ल में। भारत में सबसे बड़े लीडर महात्मा गांधी डायरेक्ट कत्ल हुए, इंदिरा गांधी डायरेक्ट मर्डर हुई और फिर राजीव गांधी भी, अफसोसनाक बात है कि बम धमाके में कत्ल कर दिए गए। 3 टॉप लीडर्स यहाँ कत्ल हुए, 3 आपके यहाँ मारे गए, अफसोसनाक बात है। लेकिन एक बहुत बड़ा फ़र्क फिर भी है। पाकिस्तान में मर्डर किए जाने वाले, कत्ल होने वाले किसी प्राइम मिनिस्टर या बड़े सियासी लीडर के कातिल को हीरो नहीं माना गया, मगर आपके यहाँ सबसे बड़े लीडर महात्मा गांधी को कत्ल करने वाला नथुराम गोडसे हीरो है, आज भी है, और हिंदू महासभा इसके मुजस्समे लगाती है, इन पर दूध छिड़कती है। ये वो पॉइंट था जहाँ पे अभी तक कोई कंटेंट क्रिएटर ने किया था सिवाय फैसल वराइट साहब की, ये जो हिंदू एक्सट्रीमिज्म है। सो दिस इज वेयर फैसल वराइट इज गोइंग। कांग्रेस इसके मुजस्समे को हटाने की कोशिश करती रहती है, लेकिन नाकाम रहती है, क्योंकि बीजेपी के हामी फिर किसी जगह उसका मुजस्समा लगा देते हैं, तस्वीरें लगा देते हैं। क्योंकि आपके यहाँ ये नथुराम एक आइडियोलॉजी है, हमारे यहाँ अखंड भारत आपके यहाँ हुक्मरान है, लश्कर और जैश जो इस तरह की ग़ज़वा हिंद की बातें करते हैं, हमारे यहाँ ये लोग हुक्मरानी का सोच भी नहीं सकते। इसके बाद भाई फरमाते हैं कि ऐसे में यानी आतंकवाद के होने से और डेमोक्रेसी कमज़ोर होने की वजह से पाकिस्तान में आम लोगों का जीना मुश्किल हो चुका है। और इसके सबूत के तौर पर कहते हैं कि वही फर्स्ट पेज रिसर्च मेथड की बुनियाद पर जो इन्होंने रिसर्च की, उसके मुताबिक कहते हैं कि मार्च 2023 में कराची में भगदड़ मचने से 11 लोगों की जान चली गई। भाई कहाँ रहते हैं? बल्लन का नाम प्रयागराज नहीं है। अभी इसी साल 23 लोग तो साबका इलाहाबाद और मौजूदा आपके शहर प्रयागराज में भगदड़ मचने ये गलत बंदे को छेड़ दिया है, ये गलत बंदे को छेड़ दिया है, से मारे गए हैं। कहीं भी किसी भी वजह से ज़्यादा लोग जमा हों तो थर्ड वर्ल्ड में हालातों का चांस रहता है, तीसरी दुनिया में। लेकिन अगर इससे आप पॉइंट स्कोरिंग करना चाहते हैं तो ये लिस्ट है आपके अखबार इकोनॉमिक्स टाइम्स की। इसमें पिछले 22 साल तक भारत में भगदड़ में मरने वालों की तादाद लिखी है। अफसोसनाक बात है, लेकिन ये तादाद है। 2024 में 100 गरीब लोग भोले बाबा सरकार के अकठ में मारे गए। 2023 में 36 बेगुनाह जान से चले गए, बदइंतज़ामी की वजह से जो ताकतवर लोगों की थी। इसी तरह 2013 में 115 लोग जान से चले गए, कीमती जानें चली गई। ये एक लंबी फहरिस्त है, लिस्ट है, बहुत दिल दुखा देने वाली है। लेकिन पाकिस्तान में कोई भी इसे बुनियाद बनाकर आपकी रियासत के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने की जरूरत नहीं करेगा, और अगर करेगा तो हम उसे बहुत बुरी तरह कंडेम करेंगे, क्योंकि ये सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर है जो थर्ड वर्ल्ड का मसला है। लेकिन जिस तरह आपने इसे पाकिस्तान की जमहूरी तारीख से और फिर उसको आतंकवाद से लिंक किया है, तो ज़रा आप अब अपनी इस फहरिस्त को अपनी सियासी और मजहबी तारीख से जोड़ कर देखें, आपको ज़्यादा शर्म आएगी। क्योंकि ये मसला बॉर्डर के दोनों तरफ है, आबादी दोनों तरफ ज़्यादा है, वसाइल कम हैं, पॉलिटिकल, लीगल और मैनेजमेंट सिस्टम्स दोनों तरफ कमज़ोर हैं। गरीब लोगों की मौत को, कमज़ोरों की मौत को अपनी पॉइंट स्कोरिंग के लिए इस्तेमाल करना एक गैर इंसानी बात है। और आप मैं ध्रुव राठी का फैन था, मगर ये जिस तरह हमारे पाकिस्तानी रिसर्चर्स और ये कंटेंट क्रिएटर्स ने उसका पोस्टमार्टम किया ना, आई हैव वेंट फार अवे फ्रॉम हिम नाउ। उसको आप चारों पांचों इसको मुसलसल कर रहे हैं। ये मौसूफ जिस बात पर रजनीकांत बनते रहे हैं वो ये थी कि इनमें हिम्मत बहुत है, लेकिन पाकिस्तानी दरअसल हिम्मत नहीं करते ये सवाल करने की हिम्मत। इन्होंने अपने वीलो के 21वें मिनट पर फरमाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तानियों,
हिम्मत करो और सवाल करो अपने हुक्मरानों से कि ये एक आतंकी देश क्यों बनता जा रहा है। भाईजान, हम तो सवाल ही अपनी हुकूमत, अपने डिक्टेटर्स और अपने लीडर्स से करते रहे हैं। हमारे तो सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले यूट्यूब चैनल्स, वीलॉग्स और न्यूज़ मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो दिन रात अपने ही ताकतवर लोगों से ज़्यादा सवाल करते हैं अपने मसाइल की जब बात होती है। शायद हम दुनिया की सबसे ज़्यादा सेल्फ क्रिटिसाइज करने वाली कौम भी इसीलिए बन चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हम इतना अपने आप को क्रिटिसाइज करते हैं कि हम उस लेवल पे चले गए हैं कि हम ऑलमोस्ट दुनिया की वो कौम बन गए हैं जो अपने आप को सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन आज मुझे ज़रा आप अपनी हिम्मत का जवाब दीजिए और बताइए, आपने कब अपनी स्टेट के गैर मुल्की एजेंडों पर सवाल किया है? बताइए कब किया है? आपने अपनी स्टेट की तिब्बत में बागियों को सपोर्ट करने की पॉलिसी, श्रीलंका में तमिल टाइगर्स को सपोर्ट करने की पॉलिसी, बांग्लादेश में मुक्ति बाहिनी को ट्रेन करने की, वेस्ट बंगाल में जो ट्रेनिंग कैंप्स थे उसकी पॉलिसी, बलूचिस्तान में BLA को ट्रेनिंग देने, कनाडा, अमेरिका और पाकिस्तान में टारगेट किलिंग्स की पॉलिसी पर कब सवाल उठाया? हिस्ट्री 101 फॉर ध्रुव राठी। कब हिम्मत करी आपने? एक सीरीज़ तो दिखाएं, एक वीडियो तो दिखाएं जिसमें आपने तालिबान को दहशतगर्द कहने के बाद इनसे ताज़ा ताल्लुकात पर कभी सवाल उठाया हो कि हम ये क्या दो नंबरी कर रहे हैं। कभी हिम्मत करी हो तो बताइएगा। हमने हिम्मत की है, लाहौर में बैठ कर की है। क्या मैं पाकिस्तान पर, कश्मीर की पॉलिसी पर, कश्मीर को आज़ाद करवाने की जो गलत पॉलिसी पाकिस्तान ने अपनाई हुई थी उस पर, अफ़गान जंग में जहादियों को सपोर्ट करने पर, पेशावर में ट्रेनिंग कैंप्स बनाने पर जहाँ से कुछ जहादियों को ट्रेन करके अफगानिस्तान भेजा जाता था, अमेरिका और सऊदी अरब के साथ उस पर, 65 के ऑपरेशन जिब्राल्टर पर, कारगिल शुरू करने पर, मुल्लायत को सियासत में लेकर आने पर, एक नहीं सैकड़ों वीडियोज़ बनाई हैं पाकिस्तान में, लाहौर में बैठ कर बनाई हैं और इंटरव्यूज़ दिए हैं इस तरह की वीडियोज़ के बाद। जब कभी आप में इतनी हिम्मत होगी तो हमें ज़रूर बताइएगा। जब आप महाराष्ट्र, बम्बई या दिल्ली में बैठकर RSS और अपनी स्टेट के गैर मुल्की खुफिया ऑपरेशंस पर वीडियो बनाएंगे और वहाँ बैठेंगे और तनकीद करेंगे तो उसके बाद फिर हमें हिम्मत का दर्स दीजिएगा कि पाकिस्तानियों हिम्मत करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि कभी आप ज़रूर हिम्मत करेंगे। आप एक अच्छे इंसान हैं। अब तक क्यों नहीं की? शायद इसलिए कि हिम्मत आउटसोर्स नहीं की जा सकी 4 आवर। सबसे बड़ा इंसान हमको छेड़ दिया आपने, गलत किया आपने। वर्क वीक के लेसन के मुताबिक, क्योंकि आप जानते हैं और आप कहते रहे हैं कि भारत एक गैर महफूज मुल्क है, इसलिए हिम्मत नहीं करी आपने। मैं सिर्फ 2 मिसालें आपके सामने रखता हूँ, एक इस वीडियो की और एक माजी की वीडियो की, सिर्फ पॉइंट इस्टेब्लिश करने के लिए कि जो मैं कह रहा हूँ ये हक़ाइक़ पर मबनी है। पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगवाने की कोशिश वाली इस वीडियो के 11 मिनट 3 सेकंड के फ्रेम पर आप ज़रा देखें। ये साहब अपने ही मुल्क के अखबार इंडिया टुडे का रेफरेंस दिखाते हुए एक मिलिट्री ट्रेनिंग कैंप की फंडिंग पर बोले जा रहे हैं और इनके फरिश्ते भी नहीं जानते कि स्क्रीन पर टेक्स्ट के नीचे जो फंड रेजिंग के लिए पोस्टर दिखाई दे रहा है वो बिल्कुल दूसरी एक उलट कहानी सुना रहा है। वो ये नहीं बता रहा कि ये कोई ट्रेनिंग कैंप है। अगर वो गलत है, वो पोस्टर गलत है, तो भाई को चाहिए था कि उसे एक्सप्लेन कर देते। अब चूंकि वो एक मस्जिद के लिए था और चंदे का उर्दू में लिखा हुआ पोस्टर था तो इनके हिसाब से तो आतंकवाद ट्रेनिंग कैंप ही हो सकता है और क्या होगा। सो इन्होंने उस स्क्रिप्ट को बोलने से ज़्यादा तकल्लुफ़ ही नहीं किया कि अपनी ऑडियंस के लिए इसे ट्रांसलेट कर देते, इसे अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर देते कि ये क्यों है, ताकि उनके इंटेलेक्ट की, देखने वालों के इंटेलेक्ट की थोड़ी सी लाज तो रह जाती। अपने देखने वालों को इतनी सी इज्जत तो आपको देनी चाहिए थी। लेजी और आउटसोर्स की हुई रिसर्च का यही नतीजा होता है। पीछे पड़ गए वगैरह, आउटसोर्स लेजी, आउटसोर्स लेजी। लेकिन आज भी इस वीडियो पर कोई माजरत, कोई ब्लर स्क्रीन या कोई अपडेट नहीं आप देख सकते हैं जिसमें बताया गया हो कि फ़लाँ मिनट और फ़लाँ सेकंड पर तस्वीर गलत लग गई थी। दरअसल जब इंटेलेक्ट के नाम पर 4 आवर वीक धंधा चल रहा हो तो ऐसा ही होता है। और हम फिर 4 आवर वीक। पूरी कोशिश के बावजूद इंडियन मिलिट्री पाकिस्तान के मॉडर्न J-10, F-16 या JF-17 तैयारे तो आप एक तरफ रख दें, पाकिस्तान का हेलीकॉप्टर भी तबाह नहीं कर
यकीन करें, इन्होंने अगर लाहौर चाइना चौक पर खड़ा हुआ पुराना J6 नुमाइशी तैयारा भी किसी ड्रोन से भी हिट कर लिया होता तो ये चारों प्रोपेगेंडिस्ट इसे F-16 साबित कर चुके होते, फतह का ऐलान कर रहे होते, ये कह रहे होते कि इंडियन आर्मी ने भयंकर ऑपरेशन किया है लाहौर में और ऑपरेशन ऐसा करा है कि F-16 को चाइना चौक में गिरा दिया है। तो खैर 3 दिन के मुसलसल भारतीय एग्रेशन के बाद भी इन भाई का ख्याल है कि पाकिस्तान को चाहिए था कि भारत को जवाब ना दे। भाई थोड़ी सी हिम्मत अगर आउटसोर्स कर सकें तो कीजिए और अपनी हुकूमत से पूछिए कि अगर 7 मई की सर्जिकल स्ट्राइक्स आपके लिहाज से कामयाब थी तो अगले 3 दिन में इंडियन आर्मी पाकिस्तानी शहरों पर ड्रोन्स और मिलिट्री बेसिस पर मिसाइल्स क्यों फेंक रही थी। ज़ाहिर है वो पाकिस्तान को इश्तियाल दिलाकर, गुस्सा दिलाकर कोई गलती करवाना चाहते थे कि पाकिस्तानी अपना को तैयारा बाहर निकालें, या फिर खौफजदा थे कि अब जब पाकिस्तान जवाबी अटैक करेगा तो ये उसको उससे पहले ही रोकने की कोशिश कर सके। तो खैर दोस्तों, ये एलिफेंट इन द रूम यानी 7 और 10 मई के दरमियान के 3 दिन की बात इन तमाम प्रोपेगेंडिस्ट व्लॉगर्स में से कोई भी आपके सामने नहीं कर रहा और अपनी ऑडियंस के सामने, क्योंकि वो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, बीच में गैप है 7 से 10 में। ये 3 दिन इंडिया मुसलसल क्यों अटैक करता रहा, क्यों ड्रोन्स भेजता रहा अगर वो पहले दिन सक्सेसफुल थे तो? सीज फायर में 2023 में झूठी खबरों की आलमी रैंकिंग में भारतीय मीडिया पहले नंबर पर आया था। सोचिए कि 9 मई को झूठी खबरों की आलमी रैंकिंग में भारत नंबर 1 आया था। लाहौर, कराची, पेशावर फतह करने की खबरें चलाने के बाद इन्हें अब पहले से भी ऊपर किस नंबर पर इंटरनेशनल रैंकिंग में रखा जा सके। मतलब आइंस्टाइन भी और स्टीफन हॉकिंग भी अब परेशान हो रहा होगा कि जो पहले से झूठी खबरों में नंबर 1 है उन्हें इससे ऊपर अब कहाँ रखा जाए, क्या पोजीशन ली जाए। राठी साहब, आपने बार बार कहा कि पाकिस्तानी हिम्मत करें। हमारी हिम्मत है कि हम अपनी इस्टेब्लिशमेंट से अजमल कसाब के घर में जाकर पूछने से लेकर 71 के सानहे तक पर सवालात कर चुके हैं और अकबर बुक्टी के कत्ल से लेकर कश्मीर में मुजाहिदीन भेजने के फेल प्रोजेक्ट तक पर सवालात उठा चुके हैं, करते रहे हैं, करते रहेंगे। मेरी वीडियोज़ और इंटरव्यूज़ गवाह हैं। ज़रा आप हिम्मत करें और ये किताब जो आपके मुल्क में छपी है और आपके राइटर्स ने लिखी है, इस पर अपनी हुकूमत से सवाल करें। उनसे पूछें कि हमसाया ममालिक को तोड़ने के लिए अपने मुल्क में मिलिट्री कैंप्स बनाना आतंकवाद नहीं था क्या और नहीं है क्या। बर्लिन से महाराष्ट्र में आकर ज़रा RSS से पूछ कर तो दिखाएं कि जय श्री राम के नारे लगाने पर वो लोगों को, मुसलमानों को ख़ास तौर पर क्यों मजबूर कर रहे हैं। ज़रा आएँ, हिम्मत करें, पूछ कर तो दिखाएं। और आखिर में अगर हमारी हिम्मत देखनी है तो यहाँ देख लें कि हमने मोहम्मद बिन कासिम से लेकर पाकिस्तान के फाउंडिंग फादर्स तक पर, उनकी पॉलिसीज़ तक पर सवालात उठाए हैं और नेहरू की अच्छी पॉलिसीज़ की तारीफ़ की है और लाहौर में बैठकर। क्या आप में इतनी हिम्मत है? ध्रुव राठी डिस्ट्रॉयड। अब हम आपको जल्दी से सैयद मुजम्मिल अली शाह का भी दिखा दें जो उसने ध्रुव राठी के साथ किया। तौबा तौबा तौबा। दिस वाज आल्सो वन ऑफ द मोस्ट फनीएस्ट व्लॉगर आई केम अक्रॉस। मुझे नहीं पता था कि इन दोनों लोगों में इस तरह की ह्यूमर है। पाकिस्तान एक आतंकी देश क्यों बन रहा है? Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know. कि सोशल मीडिया वॉरियर्स दोनों तरफ से DMs में आके ये साबित करना शुरू हो चुके हैं कि जंग तो हम जीते थे, आप तो बिल्कुल प्लंडर हो गए और तबाह हो गए, आपको तो शर्म आनी चाहिए। ये बात करते हुए भी कि स्टेलमेंट अचीव हो गया। उसकी वजह यह है कि मुझे मैसेजेस आ रहे हैं कि जब हमने कहा था कि ये एस्केलेशन नहीं है, हमने सिर्फ बॉर्डर के अंदर से घुसना है, कुछ जगहों पे अटैक करके वापस आ जाना है, तो आपने क्यों हमें रिस्पॉन्ड किया? यार तो मोदी का ये जुमला ना पाकिस्तान में किसी को समझ नहीं आया कि पाकिस्तान ने हम पे ही हमला कर दिया। ये आर्ग्यूमेंट है, ठीक है। इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स मुझे पिछले 3-4 दिन से सुनने को मिल रहे हैं। इस पे भी बाद में बात करूंगा कि हमने तो आतंकी ठिकानों पर हमला किया और आगे से पाकिस्तान ने हम पे ही अटैक कर दिया। तालियां। एक्सक्विजिट लॉजिक, एब्सोल्युटली आउट ऑफ द पार्क। कि हमें तो पता ही नहीं था कि अगर इंटरनेशनल बाउंड्री वायलेट करके जाएंगे तो आगे से फ़ौज आ जाएगी, हमें तो नहीं पता था। ये तो नॉन एस्केलेटरी इनिशिएटिव था। इन सब को मैं एड्रेस करूंगा, लेकिन उससे पहले एक लोकल ची गवैरा की वीडियो आ गई 10 दिन बाद। लोकल ची गवैरा कह रहा उसे ध्रुव राठी को, जिस वीडियो के दरमियान में पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित करते करते उन्होंने ये इश्तिहार भी चला दिया, AI मास्टर क्लास। मुझे $1 दीजिए और लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलिए। मैं आपको स्पेसिफिकली सिखाऊंगा किस तरह AI का इस्तेमाल करना है। बीच में ये ऐड भी चला उनकी वीडियो के, नाम है ध्रुव राठी।
इससे पहले कि आपको ये बताऊं उन्होंने किया क्या है, डिस्क्लेमर ये है कि इसका मतलब बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने पहले जो काम किया उसको मैं डिस्क्रेडिट कर रहा हूँ, नहीं कर रहा। आई थिंक ही हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब इन क्रिटिसाइजिंग द मीडिया लैंडस्केप ऑफ इंडिया, which is a basic and massive problem in sensationalizing every issue. ठीक है जी, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि वैसे ध्रुव राठी का काम बहुत ज़बरदस्त है, तो हम थोड़ा सा आगे कर रहे हैं। लेट्स कम टुवर्ड्स द स्वीट पार्ट। एक वीडियो उन्होंने बनाई सीज़ फायर के ऊपर, जिसमें उन्होंने ये बीच में इश्तिहार भी चला दिए, और इस वीडियो के अंदर उन्होंने ये साबित कर दिया कि FATF दुनिया की तमाम वॉच डॉग्स जिनके मिलियंस ऑफ डॉलर्स के बजट्स हैं, पूरी दुनिया की टेरर फाइनेंसिंग के ख़िलाफ़ जो बॉडीज़ हैं, पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी सब जाहिल है। मेरा यूट्यूब चैनल देखो, मैंने साबित कर दिया कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल के ब्लॉक कर दो, चारों तरफ दीवार बना दो पाकिस्तान के अंदर, खुद ही बांध के मार दो इनको सारों को। और दूसरा, उन्होंने वीडियो के एंड पे अपील ना 2 लोगों से की है, उसकी वजह ये बहुत ज़बरदस्त बात है। ये है कि ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल जो समझते हैं कि पाकिस्तान में 3 ही लोग हैं, फवाद खान, मायरा खान और दहशतगर्द, बस। इंडिया को बाकी ये लगता है कि पाकिस्तान में 3 तरह के लोग हैं, फवाद खान, मायरा खान और दहशतगर्द, बस। उसके अलावा हम और आप तो सब जाहिल हैं। हम तो जनाब करके सर पे सफ़ेद जो है ना वो टोपी रख के, जिस पे ऊपर वो जो है वो सुराख बने होते हैं, वो जाली वाली टोपी, वो वाला निशान, वो रख के एक दूसरे को आप जनाब करके पुकारते हैं। हमें तो और कुछ आता ही नहीं है भाई, लोटा लेके खेतों में जाते हैं। हमने थोड़ा तालीम हासिल की है कोई, हमें तो जहाज़ भी नहीं उड़ाने आते, हमें कुछ भी नहीं पता। तो ये वो एक ब्रिटिश वे, एक कॉलोनियल वे है ऑफ लुकिंग एट पाकिस्तानीज़, ठीक है, उसको कंडोन किया। एंड पे अपील किससे की है? माहिरा खान और फवाद खान सवाल करें पाकिस्तान की सरकार से कि क्यों आप आतंकियों को ठिकाने फराहम करते हैं। अच्छा, आप आर्ग्यूमेंट्स पे आ जाएं। ये सिर्फ आप अगर समझते हैं ना कि मैं ट्रॉल कर रहा हूँ, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा, बिकॉज आई विल नेवर गो डाउन टू द पेटी लेवल ऑफ डॉलर्स। आई विल ऑलवेज सब्सटेंशिएट माई केस रैशनली विद रीजन। और इसलिए उन्होंने शक्ल देखो उसने क्या बनाई है, क्योंकि बहुत कम लोग ये करते हैं, बहुत कम लोग रीजन के साथ बात करते हैं। सही है। पहली बात जनाब ने ये की कि प्रेस ब्रीफिंग में इंडिया ने कह दिया है कि दरअसल सिविलियंस को हमने टारगेट नहीं किया, पाकिस्तान ने किया है। और उसमें उन्होंने 4-5 मिसालें इंडियन मीडिया की उठा के दे दी कि सिविलियंस मारे हैं। भाई, दोनों ने मारे हैं। इतनी स्पाइन पैदा करो कि आप कैमरे के ऊपर आके मेरी तरह ये कह सको कि दोनों स्टेट्स इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान have always treated Kashmiris as collateral damage in their mutual war. जब इतनी हिम्मत पैदा हो जाएगी तब वीडियोस बना के खुश कीजिएगा सारी लिबरल ऑडियंस को। आपने सिर्फ ये दिखाया कि इंडियन साइड ऑफ द कश्मीर पे सिविलियंस मर गए। ये नहीं आपको पता कि इंडिपेंडेंट सोर्स क्लेम करूंगा, अरब न्यूज़ ये रिपोर्ट कर रहा है, कोट अनकोट, सिविलियंस मरे। आगे कर रहे हैं। चैलेंज आपको ये कि आपने सिर्फ वन साइडेड बात की कि चूंकि सिविलियन मारे थे इसीलिए वहाँ घुस के न्यूक्लियर वॉर लगा दो। ठीक है, पहला क्लेम जनाब का ये था। सोर्स क्या था? इंडियन मीडिया। दूसरे क्लेम के ऊपर आ जाएं जी। अच्छा, इसके साथ इन्होंने ये लफ्ज़ यूज़ किया, कायराना हमला किया। ये वही पाकिस्तान वाली रिटोरिक जो टीवी के ऊपर यूज़ होती है ना, बुज़दिलाना हमला, दांत खट्टे कर दिए, मुंह तोड़ दिया। अगर इस टर्मिनोलॉजी का कोई इस्तेमाल कर रहा है ना, वो बोल ही झूठ रहा है, ये याद रखना। मेरे मुंह से आप कभी ये नहीं सुनेंगे भारत ने बुज़दिलाना हमला कर दिया और हमने उनके दांत तोड़ दिए, बिकॉज़ ये वो अटर बुलशिट है, लो इंटेलेक्ट बुलशिट है, जो आम ऑडियंसेस जिन बेचारों के पास एक्सपोजर नहीं जिनको दिया जाता, उन्हें कंज्यूम करवाने के लिए टूल्स की तरह इस्तेमाल करने के लिए होता है। ध्रुव राठी की लैंग्वेज सुने, कायराना हमला। ठीक है, आगे जनाब क्या कहते हैं जी, इंडियन एक्सप्रेस की कोटेशन ये इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो बात सारी वीडियो में की गई है, एक इंटरनेशनल सोर्स इस्तेमाल नहीं किया इस आदमी ने। मुझे एक ये सब ने पॉइंट आउट किया है, ये सब ने पॉइंट आउट किया, इतना लेट डाउन किया है ध्रुव राठी ने। मरतबा बता दें कि मैंने पाकिस्तान का लोकल न्यूज़ एजेंसी का सोर्स इस्तेमाल किया हो, पीपल वांट बिलीव हो, या इंडियन सोर्स एंड पे इस्तेमाल, जहां ये दिखाना था कि पाकिस्तान में गुर्बत कितनी है। पहलगाम वाक़े पे नहीं किया, राफेल्स डाउन करने पे नहीं यूज़ किया, टेरर कैंप्स को अटैक करने पे, बेसिस को अटैक करने पे नहीं यूज़ किया। इन सब जगहों पे उसने नहीं यूज़ किया इंटरनेशनल मीडिया का रेफरेंस, सिर्फ उसने वहाँ यूज़ किया जहाँ पे ये दिखाना था कि पाकिस्तान गुर्बत में है।
सारे इंडियन सोर्सेज भाईजान इलेक्शन से पहले छाती पीट रहे थे, गोदी मीडिया, सारा मीडिया झूठ बोलता है। अब 23 मिनट की वीडियो पाकिस्तान के अगेंस्ट बना के दहशतगर्द स्टेट डिक्लेयर करके सैंक्शन लगवाने की कैंपेन चला रहे हो, और सोर्स कौन है? इंडियन मीडिया। बाद में ध्रुव राठी का सबसे बड़ा मजाक जो एब्सर्ड है, जिसको देख के मेरी भी हंसी निकल गई, वो क्या था? पाकिस्तान ने FATF को बेवकूफ़ बना दिया। यानी कि 2022 में FATF की ग्रे लिस्ट से हम किस तरह निकले? FATF को पागल बना के, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके नहीं, टेरर फाइनेंसिंग को कट करके नहीं, FATF को पागल बना के। FATF 1989 में ये इदारा बनता है, 15 मिलियन यूरोस की इसकी फंडिंग है, सिर्फ रिसर्च फंडिंग, जिसमें ये ढूंढ कर निकालते हैं कि कहाँ कहाँ नेटवर्क्स पड़े हुए हैं। आपके तो यूट्यूब चैनल का रेवेन्यू इसका 0.1% भी नहीं है, सबसे बड़े यूट्यूबर हैं आप, दरमियान में इश्तिहार बेच रहे हैं पाकिस्तान को दहशतगर्द साबित करते हुए। 15 मिलियन यूरोस की फंडिंग से फंक्शन करने वाला एक ऐसी बॉडी जिसके 40 मुल्क मेंबर हैं इंक्लूडिंग इंडिया, और पाकिस्तान मेंबर ही नहीं है, पाकिस्तान मेंबर ही नहीं है, जिसका हेडक्वार्टर उस पेरिस में है जहाँ से आपने राफेल लिया। वो पागल बन गए, ध्रुव राठी ने बचा लिया उनको। ध्रुव ये है हमारे पाकिस्तान में बैठे हुए कंटेंट क्रिएटर्स जो कि इंडिया पाकिस्तान की जंग के अंदर हमें इन पे, यानी वी आर प्राउड ऑफ देम। इन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया, सब ने रेफरेंसेस के साथ हिस्ट्री को ज़बरदस्त तरीके से कोट किया। इवन शहजाद गियास साहब, टू बी ऑनेस्ट, ऑल ऑफ दीज पीपल हैव वन सो मेनी हार्ट्स। I would want you to go down and watch all of these videos, और आपको देख के भी बहुत खुशी होगी कि all of these Pakistanis are doing really well on the international platform. Thank you.